हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आज से अपन इसका सेकंड पार्ट जिसे अपन थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे उसको स्टार्ट करेंगे। तो अपने जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से है दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो इस थर्मोकेमिस्ट्री सबसे पहले अपन देखेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है। थर्मो यानी ऊष्मा, केमिस्ट्री यानी रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा परिवर्तन यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कितना ऊष्मा में चेंज हुआ है, ऊष्मा निकली है या ऊष्मा एब्जॉर्ब की गई है, उसका अध्ययन तथा उस अभिक्रिया में इस ऊष्मा परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक यानी किन किन कारणों से इस ऊष्मा परिवर्तन को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इनका अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों का तथा इन ऊष्मा परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा रसायन कहलाती है। अब इसके लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि अभिक्रिया के प्रकार। तो जनरली जो अपनी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकलती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी एक एग्जांपल लेंगे अपन, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट दे रहे हैं सी और डी, साथ में कुछ मात्रा में ऊष्मा इसमें रिलीज हो रही है तो अपन लिख देंगे प्लस हीट। जनरली ये जो रिएक्शन है इसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हीट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की गति को ऊष्मा के सापेक्ष। तो ये जो ग्राफ है ये इस टाइप का आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। इसका मतलब हुआ कि जो अपने क्रियाकारक हैं वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, तो जो उत्पाद है उनकी ऊष्मा और एक्स्ट्रा जो हीट निकल रही है ये दोनों क्रियाकारकों की ऊष्मा के बराबर हैं। तो यानी क्रियाकारकों की ऊष्मा का मान अधिक होगा जबकि प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनकी ऊष्मा का मान कम होगा। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी को बता रही है, हीट को बता रही है, और ये प्रोडक्ट की हीट को बता रही है। इसीलिए कुछ मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है जबकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए तो क्या हुआ, कुछ ऊष्मा निकल गई, यानी जो प्रोडक्ट है उनकी ऊष्मा अब पहले की तुलना में कम हो गई। तो ये प्रोडक्ट बता रहा है और ये यहाँ रिएक्टेंट बता रहा है। दोनों का जो अंतर होता है इनकी हीट का वो कहलाता है डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन, जो होता है प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट। तो जनरली इस रिएक्शन के लिए अपन देखेंगे कि जो डेल्टा एच है वो होता है प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्मा रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट है उनकी ऊष्मा ज़्यादा होती है जबकि प्रोडक्ट की ऊष्मा कम है। अब ये एच पी लेस दैन एच आर है, इसकी वैल्यू अपन डेल्टा एच में रखेंगे तो अपने पास डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उनके लिए हीट ऑफ रिएक्शन या डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए अपन हैबर प्रोसेस लेते हैं जिसमें 1 मोल N2 और 3 मोल H2 मिलके 2NH3 बनाते हैं, और यहाँ Fe और MO ये क्या होते हैं, एक उत्प्रेरक का काम करते हैं तथा इसमें प्लस 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अगर अपन इसको हीट निकलने के रूप में दर्शाएंगे तो प्रोडक्ट के साथ प्लस में दर्शा देंगे, और डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे तो देखिए यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एच को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं अभिक्रिया में कि डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 22.4। अब आती है दूसरी ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ऊष्मा शोषी यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण। यानी कोई भी क्रियाकारक अगर उत्पाद में प्राप्त हो रहा है तो वह अभिक्रिया का अवशोषण करेगा या ग्रहण करेगा। तो इसके अंदर ए प्लस बी रिएक्टेंट है, ये कुछ मात्रा में हीट एब्जॉर्ब करेंगे और फिर प्रोडक्ट में चेंज होंगे। कुछ मात्रा में हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो हीट है वो क्या है, प्रोडक्ट से कम है। तो अपन ग्राफिकली इसको इस तरह से दर्शाएंगे, रिएक्टेंट की हीट कम है और प्रोडक्ट की जो हीट का लेवल है वो ज़्यादा है। दोनों का डिफरेंस वही डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है एच पी माइनस एच आर, यानी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होती है, रिएक्टेंट की हीट कम होती है, तो सॉरी प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है, सही है, और रिएक्टेंट की हीट कम है। तो जो एच पी माइनस एच आर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास पॉजिटिव आ जाएगी।
इसके लिए अपन एग्जांपल देखेंगे N2+O2 से 2NO का बनना। यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो +43 किलो कैलोरी पर मोल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच अपन ने पॉजिटिव लिख दिया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो 43 है इसको अपन रिएक्टेंट के साथ प्लस में लिख दे, जैसे यहाँ लिखा है। एक तरीका ये भी होता है कि अगर अपन इस 43 को रिएक्टेंट के साथ में लिखेंगे जब, तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर इसको अपन उत्पाद के साथ में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2NO-43 आ जाएगा। जनरली ये जो रिएक्शन है नॉर्मल एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी की तरह ही काम करती हैं इस पर, कि जैसे अपन ने यहाँ कोई चीज़ प्लस में है तो ये इक्वल टू साइन की तरह ट्रीट करेगा, जो इक्विलिब्रियम का साइन है। तो अपन जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे तब तो डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगी, यहाँ लिखेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगी। इसके आगे देखेंगे अपन ऊष्मा रासायनिक समीकरण। ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद, तो अपन हर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्रियाकारक और उत्पाद लिखते हैं, लेकिन जो ऊष्मा रासायनिक समीकरण है उसमें क्रियाकारक और उत्पाद के साथ साथ उस अभिक्रिया के अंदर होने वाले हीट चेंज को भी लिखा जाता है। तो जनरली वह केमिकल रिएक्शन जिसमें अभिकारक और उत्पाद के साथ साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अथवा पूर्ण ऊर्जा परिवर्तन भी लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। जनरली ये जो ऊष्मा परिवर्तन है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और किलो जूल में लिखते हैं। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में चैप्टर में हीट पढ़ी थी, तब भी अपन ने बताया था कि हीट, वर्क और इनकी जो यूनिट है वो कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और किलो जूल होती है। ये जनरली रिएक्शन दी गई है। एक रिएक्शन है HCl से NH3। देखिए जनरली जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं अपन, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं, क्योंकि जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो उनकी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। इसीलिए अपन यहाँ यदि कोई सॉलिड है तो S लिखेंगे, गैस है तो G लिखेंगे, लिक्विड है तो L लिखेंगे। इसी तरह यदि कोई जलीय विलयन में उपस्थित है तो अपन उसे एक्वस लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल जलीय HCl 1 मोल जलीय NH3 से साथ क्रिया करके 1 मोल अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाता है, तथा साथ ही सभी क्रिया में 51.42 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है या रिलीज होती है। तो ये क्या हो गई, एक अपने पास रिएक्शन हो गई जिसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी ये एक अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह दूसरी रिएक्शन 1 मोल गैसियस मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 1 मोल गैसियस CO2 बनाते हैं तथा 2 मोल जलीय जल बनाते हैं या H2O बनाते हैं। साथ में उसमें 891 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। इस तरह अपन इस रिएक्शन की स्टडी करेंगे या इसे बोलेंगे। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें अपन ने देख लिया कि जो हीट डेल्टा एच को अपन यहाँ नेगेटिव के रूप में भी लिख सकते हैं, तथा ये नेगेटिव दर्शा रहा है कि इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी हीट कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। और ये जो डेल्टा एच नेगेटिव है यानी अपन इसको प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। रिलीज़ हो रही है यानी प्रोडक्ट के साथ निकलेगी तो अपन NH4Cl के साथ प्लस 51.42 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस 891 लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अपन इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यदि कोई डेल्टा एच के रूप में इधर राशि आ रही है यानी क्रियाकारक के लिए, जो जनरली अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन में होती है, तो वो अपन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। लिक्विड के लिए L लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे, सॉलिड जलीय के लिए अपन एक्वस लिखेंगे। ये जनरल रिएक्शन दे रखी है। अब यदि कोई पदार्थ अपर रूप या एलोट्रोपिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो भी अपन उसे यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ सल्फर सॉलिड प्लस 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलके SO2 बना रहे हैं। यहाँ जो सल्फर है वो है विषम लंबाक्ष यानी रोम्बिक सल्फर। यहाँ पे जो सल्फर है वो है मोनोक्लिनिक या एकंताश। इन दोनों के लिए जो डेल्टा एच है उसके मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। हल्का सा डिफरेंस है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। ये यहाँ पे अपन ने अपर रूप भी मेंशन करते हैं। जनरली ये जो रिएक्शन होती हैं ये ताप और दाब पर भी निर्भर करती हैं, इसीलिए अपन इस अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच निकालते हैं वो मानक परिस्थिति में निकालते हैं। मानक परिस्थिति का मतलब हो गया एक वायुमंडलीय दाब तथा परम ताप। और इस परम ताप को, जो ताप होता है उसे तो अपन सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे लिखेंगे,
और जो दाब है उसे अपन सुपर स्क्रिप्ट के रूप में ऊपर लिखेंगे। देखिए डेल्टा एच के यहाँ ऊपर नोट लिखा है, ये तो बता रहा है अपने को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और नीचे जो 323 है ये अपना टेम्परेचर बता रहा है। अब अपने मानक अवस्था क्या होती है, जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, जनरली जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है वो होता है परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक। और यहाँ अपन ये जो जनरली रिएक्शन स्टडी करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में। वो होगा एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर। इसके ऊपर यदि अपन ने किसी भी अभिक्रिया का अध्ययन किया तो उसके लिए जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो अपन डेल्टा एच नोट से करेंगे। डेल्टा एच नोट का मतलब ये हुआ कि अपन ने इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पे वैल्यू ज्ञात की है। अब है हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जनरली अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी संतुलित होनी चाहिए, लेकिन वो यानी उसके कितने मोल हैं ये अपन को क्लियर होनी चाहिए। तो किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं को यानी उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उनको पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तन होने पे कितना उसमें ऊष्मा परिवर्तन हुआ, यानी उसने कितनी ऊष्मा ग्रहण की है, कितनी ऊष्मा उसने रिलीज की है, वो उसकी अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में प्रदर्शित क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं को पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित करने पर होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। यानी किसी भी संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं को पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होने की अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया ऊष्मा। एक तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो क्रियाकारक है उनकी मोलर सांद्रताओं को लेना है, और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो उसमें कितनी हीट चेंज होगा। यदि इस अभिक्रिया ऊष्मा की गणना अपन ने एसटीपी यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करी तो अपन इसे डेल्टा एच नोट के रूप में डिनोट करेंगे। जनरली अलग अलग जो रिएक्शंस होती हैं जैसे उसके लिए अलग अलग हीट ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे यदि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो उसके लिए अपन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन काउंट करेंगे यानी उदासीनीकरण की ऊष्मा। यदि कोई दहन की अभिक्रिया है तो उसके लिए हीट ऑफ कंब्यूशन। यदि कोई फॉर्मेशन की है यानी संभवन की अभिक्रिया है तो उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन के रूप में। यानी इस तरह से अपन अलग अलग अभिक्रियाओं के अनुसार अलग अलग हीट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं। जनरली ये अभिक्रिया है, एक एग्जांपल के रूप में अपन ने लिया HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया से अपने पास सॉल्ट बन रहा है NaCl और वाटर निकल रहा है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इस अभिक्रिया में जो डेल्टा एच निकलेगी, डेल्टा एच नोट है यानी ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। ये जो हीट है ये अपने पास क्या होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसीलिए 1 मोल H2 के मिलके आधा मोल 1 मोल H2 गैसीय अवस्था में और 1 मोल आधा मोल गैसियस O2 ये मिलके H2 का जलीय विलयन बना रहे हैं। यानी इस अभिक्रिया में जल का निर्माण हो रहा है तो ये क्या हो गई अपने पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसकी वैल्यू इतनी है यानी इतनी ऊष्मा इसमें रिलीज होगी। अब कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करते हैं। अभी अपन ने पहले भी देखा था कि जो क्रियाकारक उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था, ताप, दाब आदि अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी क्रियाकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था। जनरली जो क्रियाकारक और उत्पाद हैं इनकी अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में इनका स्थायित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कुछ में सॉलिड में स्टेबल होते हैं, कुछ में लिक्विड में स्टेबल होते हैं। तो अलग अलग में उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है तो उनके लिए अभिक्रिया ऊष्माओं के मान भी क्या होंगे, अलग अलग। जनरली क्या होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको डिस्ट्रॉय करने में या उसको तोड़ने में अपन को उतना ही अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, जबकि जो कम स्टेबल है वो कम ऊष्मा में ही टूट के दूसरे यौगिकों से संयोग कर लेता है। तो जितना ज़्यादा स्थायित्व होगा उसके लिए डेल्टा एच का मान उतना ही कम होगा उस मॉलिक्यूल के लिए। जैसे यहाँ H2 का गैसियस मॉलिक्यूल हाफ O2 के गैसियस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके H2 लिक्विड बना रहा है यानी जलीय विलयन, जबकि इस थर्ड अभिक्रिया में H2 गैसियस हाफ मोल गैसियस O2 से अभिक्रिया करके गैसियस जल बना रहा है यानी वाष्प बना रहा है। दोनों में रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट की भौतिक अवस्था क्या है, चेंज है।
और इनके लिए जो डेल्टा एच नोट है इसके मान में भी अंतर है। यहाँ 286 किलो जूल है, यहाँ 245 किलो जूल है। तो जनरली इसके लिए डेल्टा एच का मान ज़्यादा है जबकि इसके लिए कम है। ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ जो डेल्टा एच टू गैसियस अवस्था में है, अब यदि यहाँ पे लिक्विड में इतनी डेल्टा एच आ रही है तो इसमें से कुछ ऊष्मा का मान क्या करेगा, इस लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए काम में आ जाएगा। तो लिक्विड से गैस का चेंज, ये कौन सा प्रोसेस हो गया अपना, वेपराइजेशन। तो यहाँ जो हीट निकलेगी वो होगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर जो डेल्टा एच है इसमें से कुछ ऊष्मा का मान हीट ऑफ वेपराइजेशन में काम आ जाएगा। इसलिए यहाँ जो गैसियस रूप में अपन को प्राप्त हुई है इसके लिए डेल्टा एच का मान लिक्विड की तुलना में कम आ गया। इसी तरह डेल्टा H2O वेपर को अपन ने लिक्विड में चेंज किया, यानी वेपर से लिक्विड बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास डेल्टा एच है -40 किलो जूल। दूसरा कारक है इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जनरली कोई भी अभिक्रिया है उसमें ताप के परिवर्तन करने से भी उनकी भौतिक अवस्थाएं और स्थायित्व में परिवर्तन होता है। इसलिए जो डेल्टा एच है वो ताप से भी प्रभावित होती है। इसीलिए अपन सभी अभिक्रियाओं को एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर यदि अपन ने अदर डिफरेंट टेम्परेचर पे करी है तो जहाँ अपन ने डेल्टा एच के नीचे की तरफ टेम्परेचर लिखा था वहाँ अपन टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, यानी डेल्टा एच के सब स्क्रिप्ट में टेम्परेचर को लिखेंगे, जैसे अपन ने यहाँ देखा था। इस अभिक्रिया में लिख रखा है डेल्टा एच नोट के सब स्क्रिप्ट के रूप में 323। इसी तरह अपन को टेम्परेचर डिनोट करना है, और जिसमें डिनोट नहीं किया वो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट की है। थर्ड है दाब या आयतन। तो जनरली जो ठोस और गैस की अभिक्रियाएं होती है, ठोस और द्रव की अभिक्रियाएं होती है, इनके अंदर दाब का इतना इफेक्ट नहीं होता है। जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है वही दाब से अधिक प्रभावित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि गैसीय अभिक्रियाओं में क्या होते हैं, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण यदि अपन ने इन पे दाब लगाया तो दाब के परिवर्तन से क्या होता है, इनका आयतन और एकांक आयतन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं। इस आयतन में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन से होने वाले आयतन में परिवर्तन या नंबर ऑफ मोल्स में चेंज के कारण क्या होती है, अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच होती है वो चेंज हो जाता है। और जनरली वो गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकार गैसीय क्रियाकारक व उत्पादों के मोलों की संख्या में अंतर होता है वो दाब से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होती है। या अपन इसे यूँ कह दें कि जो अभिक्रियाएं, यानी यदि किसी अभिक्रिया में गैसीय क्रियाकारकों व उत्पादों की मोलों की संख्या में अंतर नहीं हो रहा वो दाब से प्रभावित नहीं होंगी, और जिन अभिक्रियाओं में गैसीय क्रियाकारकों व उत्पादों के मोलों की संख्या के में अंतर है वो दाब से प्रभावित होंगी। जनरली इस कंसेप्ट को अपन ली-सातेलिए नियम के द्वारा इसकी अपन पुष्टि करते हैं, व्याख्या करते हैं। और जो ली-चैटलियर नियम या ली-सातेलिए नियम है इसकी स्टडी अपन थर्मोडायनेमिक्स के अगली यूनिट जो अपनी है केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ अपन सिर्फ नाम ही ध्यान रखेंगे, और इतना ध्यान रखना है कि जो गैसीय अभिक्रियाएँ, यानी वे गैसीय अभिक्रियाएँ जिनके गैसीय क्रियाकारक और उत्पादों में मोलों की संख्या में परिवर्तन होता है वही दाब से प्रभावित होती है, और इसकी पुष्टि या इसकी व्याख्या ली-सातेलिए नियम से की जाती है। अब जनरली अपन ने देखा कि जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। अपन यहाँ एक की स्टडी करेंगे आज, बाकी की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। तो अपन ने देखा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी संभवन ऊष्मा, फॉर्मेशन यानी निर्माण होना। तो यदि किसी भी उत्पाद का निर्माण उनके अवयवी तत्वों से किया जाए, अवयवी तत्वों का मतलब जो उनके सबसे स्थायी और अपन को एनवायरनमेंट में इजीली मिल जाते हैं उन्हें अपन उसके बेसिक या मूलभूत कण बोलेंगे। तो यदि किसी उत्पाद को उनके मूल या अवयवी तत्वों से प्राप्त किया जाए तो उस अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी किसी भी उत्पाद के एक मोल को, कंसंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ अपन को एक मोल के लिए बात करनी है, तो उत्पाद के एक मोल को उसके अवयवी तत्वों से निर्माण में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को क्या कहेंगे अपन, संभवन ऊष्मा। एक तो ध्यान रखना है अपन को एक मोल बनना चाहिए उत्पाद का, और बनेगा किससे, अपने अवयवी तत्वों से। तो उत्पाद के एक मोल को अपने अवयवी तत्वों से निर्माण में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को हीट ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा HF या संभवन ऊष्मा कहेंगे।
जनरली जो डेल्टा एच एफ है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काउंट की जाती है, इसीलिए अपन इसको डेल्टा एच नोट या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन से डिनोट करेंगे। ये एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन सॉलिड और कार्बन ग्रेफाइट, ये तो है कार्बन यानी अपनी सॉलिड स्टेट में है और ग्रेफाइट यहाँ इसके अपर रूप या एलोट्रॉप को बता रहा है। ये O2 गैस से क्रिया करके क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है, जिसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना है -393.5 किलो जूल। एक दूसरी अभिक्रिया है जिसमें H2 गैसियस हाफ O2 गैसियस से क्रिया करके H2O लिक्विड बना रहा है, उसके लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है -285 किलो जूल। माइनस ये डिनोट कर रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसमें हीट रिलीज हो रही है। यहाँ हाफ H2 प्लस हाफ I2 गैसियस अवस्था में मिलके HI बना रहे हैं गैसियस अवस्था में। देखिए यहाँ सबका एक एक मोल बन रहा है। इस अभिक्रिया में जनरली अगर अपन इनको एक एक लेते यानी 1 मोल H2 और 1 मोल I2 तो यहाँ अपने पास 2 मोल HI बनता, लेकिन अपन ने देखा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में 1 मोल उत्पाद बनना चाहिए, यानी यहाँ 1 मोल बनना चाहिए, तो अपन ने क्या किया, इसके आधा मोल ले लिया और इसका भी आधा मोल ले लिया। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच एफ नोट कितना हो गया +25.85 किलो जूल। यहाँ ये जो साइन है ये बताता है कि उत्पाद ज़्यादा स्टेबल है या जो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है या अपना प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। जनरली डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, इसका मतलब हो गया कि ये हीट निकल रही है, यानी प्रोडक्ट है उसकी हीट, प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है। तो यहाँ पे जिन उत्पादों की एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये वाली दो रिएक्शन, वो रिएक्शन कहलाती हैं एक्सोथर्मिक और वो जो प्रोडक्ट है वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये अपने अवयवी तत्वों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, यानी इनकी जो हीट है वो ज़्यादा होगी जबकि इनकी हीट कम होगी, क्योंकि कुछ हीट यहाँ निकल गई तो इनकी हीट कम होगी, यानी ये लो एनर्जी लेवल पे होंगे। इसका मतलब ये अपने अवयवी तत्वों यानी इनसे अधिक स्थायी होंगे। तो ये अभिक्रियाएं आगे की तरफ या अग्र दिशा में या फॉरवर्ड दिशा में चलेंगी, जबकि ये जो अभिक्रिया है जिसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन नोट की वैल्यू पॉजिटिव है ये कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल होता है देन अपने अवयवी तत्वों से, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये अपने अवयवी तत्वों से कम स्टेबल होगा। तो ये सामने इधर ना जाके रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो अधिक स्थायी होंगे, और डेल्टा एच फॉर्मेशन का मान नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी होंगे, और यदि डेल्टा एच फॉर्मेशन का मान पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट हैं वो लेस स्टेबल होंगे। ओके, थैंक यू।